गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपसे वादा किया था कि फिजिक्स में जो है पूरी सीरीज लेकर के आएंगे और इम्पोर्टेंट बताएंगे भी आपको क्या इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है और पूरा देखिएगा, आपके मतलब का है। ठीक है, इसमें क्या लेके आए टॉपिक हमारा आज है लाइट। लाइट से कम 12 नंबर करीब रहता है, जरूर रहते ही रहता है यूपी बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड में भी ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स के नाम से। ठीक है, लाइट। तो लाइट है क्या? लाइट ऐसे जनरली हम कहें, जैसे मान लो कमरे में अंधेरा है तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम अंधेरा करते हैं प्रैक्टिकली। ये देखिए अंधेरा हो गया और इसके बाद हम लाइट को जला देते हैं। तो हमने बल्ब को जलाया, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, हमें सारी चीजें दिखने लगी, लेकिन अभी अंधेरे में हमें कोई चीज भी नहीं दिख रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट एक ऐसी चीज है जिससे हमें दूसरी चीजें दिखाई देती हैं। प्रैक्टिकली आपने देख लिया चीज को कि ये लाइट एक ऐसी चीज है जिससे हमें दूसरी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो क्या है ये लाइट? एनर्जी है भाई, वहां से चल के आ रही है और हमारे पास तक आई। तो जाहिर सी बात है, चलने वाली चीज में क्या होती है? एनर्जी। कोई भी चीज है अगर वो चल रही है तो उसके पास एनर्जी है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो लाइट भी क्या है? एक एनर्जी है। क्या है ये? एनर्जी। ठीक, अभी देखो सन के पास, सन से लाइट अर्थ तक आ जाती है, सूर्य से लाइट जो है वो पृथ्वी तक आ जाती है। कैसे आती है? वेव के फॉर्म में, तरंग के रूप में, और बीच में वैक्यूम है, मीडियम नहीं है, नो मीडियम, फिर भी आ गई लाइट। इसका मतलब लाइट जो है विदाउट मीडियम ट्रेवल कर सकती है, बिना माध्यम के भी चल सकती है। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी हो गई जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, और जिन तरंग को, जिन वेव्स को माध्यम की जरूरत नहीं होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी लाइट भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आप कहेंगे, परिभाषा लिखेंगे, लाइट वो ऊर्जा है जो वस्तुओं पर पड़ती है और परावर्तित होकर हमारी आंखों में जाती है और हमें वो चीजें दिखाई देती है। ठीक है, और ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। लाइट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, और ये हमारी ह्यूमन आई के अंदर जब पहुंचती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लें, बेहतर यही है। तो ये आपकी डेफिनेशन रही, ठीक, कि हमने आपको पहले ही जो बताया वही चीज लिखी है सेम, कि लाइट जो है वो आपकी एक एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट पर वस्तु पड़ती है और उसके बाद हमें वो चीजें दिखाई देती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लाइट चलती है, और जिस तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए चलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी वैक्यूम नहीं, वो क्या कहते हैं, मीडियम नहीं चाहिए। ठीक इसी तरीके से इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे ही तो हैं। तो भैया इनको भी कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये भी ऐसे ही चली जाती हैं वैक्यूम में। और कितनी स्पीड होती है इनकी वो आप जानते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये आपको एक चीज और देखना है कि प्रकाश ऊर्जा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। ठीक है, तो ये आपका इतना ये डेफिनेशन हो गई इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। लाइट की पूछी नहीं जाती है, लेकिन आप समझ लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। आगे देखते हैं फिर। अब अगला हमारा टॉपिक जो आता है वो प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या है? टकरा के वापस लौटना।
ठीक, जब कोई भी चीज मतलब आप जैसे हाँ, हम यहाँ पर ये मार्कर है, अब ये जा रहा है ऐसे, अब चला गया सीधे, तो ये कोई बात नहीं हुई। लेकिन ऐसे जा रहा है इस तरीके से, मान लो ये ऐसे जा रहा है और ये टकरा के और इस तरफ लौट जाए, यानी उधर नहीं गया, इसको इसने पार नहीं किया। तो ठीक इसी तरीके से लाइट के लिए होता है। जैसे हम क्या देख रहे हैं भाई, लाइट वहां से आ रही है और टकराने के बाद उससे टकराने वजह से चली गई, या हम यहाँ पर मिरर रखते तो क्या होगा, यहाँ पर जब मिरर रखेंगे तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन यही हो गया, सीधे कह सकते हो कि टकरा करके वापस लौटना, यही परावर्तन होता है। लेकिन इसको लिखोगे कैसे, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि जैसे ये हमने डायग्राम इसका बना दिया, ये बनाया, ठीक है, ये मीडियम दूसरा है, ठीक, ये इस पे क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और एक लाइट रे इधर से आ रही है, ये आई और टकरा करके इधर लौट गई, इधर से आ रही उधर जा रही, तो टकरा कहां गई, उधर ही तो चली गई, इसको पार तो कर नहीं पाई। तो समझिए ये मीडियम अलग हो गया भाई, ये मीडियम अलग हो गया और ये इसकी क्या हो गई, सरफेस हो गई। ठीक, मीडियम अलग। तो क्या है कि अगर कोई लाइट आए और टकरा करके वापस उसी मीडियम में चली जाए, उसी माध्यम में चली जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई लाइट है, अगर कोई लाइट आई और टकरा के वापस लौट गई उसी मीडियम में, सेम मीडियम में, तो ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया, परावर्तन, है ना। ठीक, अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल, एक यही, मान लो हम आपको समझा रहे हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग से टकरा के लौट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये परावर्तन हो गया। तो अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वो टकरा करके दूसरे माध्यम की सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आए, तो हम इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। When a light travel from one medium to another medium, ठीक, then it strike the surface of the second medium and return in same medium. This phenomenon is known as reflection of light. Okay, समझ गए। तो ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है, जो लाइट रेज गई और टकरा के वापस लौट आई, तो यही डेफिनेशन हो जाती है कि जब लाइट रेज एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है और टकरा करके उसी माध्यम में लौटा है, तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक, अब इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है भाई, टकरा के वापस लौटना, जब लाइट पड़ रही है इस पर सरफेस पे आके, तो ये रिफ्लेक्शन तो हो रहा है। एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है भाई, यहां से चली जाएगी लाइट कहीं और चली जाएगी तो ट्रांसमिशन होगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कंपटीशन लेवल पे कि मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या चीज होगी, क्या चीज नहीं होगी, तो एब्जॉर्प्शन वहां पे नहीं होगा। ठीक, तो डेफिनेशन आपको हम पहले बता चुके हैं, वही डेफिनेशन लिखी है और आप देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये तो हमारा हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हमने 3 जगह रिफ्लेक्शन आपको दिखाया है। कौन सा 3 जगह दिखाया है, कहां पे दिखाया है, तो ये देखिए डायग्राम ये बना हुआ है। ये है एक प्लेन मिरर, कैसा है ये प्लेन मिरर, डार्क लाइट थोड़ा अजीब पड़ रही है, हाँ प्लेन मिरर। और ये क्या है, ये है भाई ऊपर उभरा हुआ है, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और ये क्या है, ये है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। 3 मिरर आपके हो गए। ठीक है, एक कौन सा प्लेन मिरर, दूसरा कौन सा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और तीसरा कौन सा हो गया कॉनकेव मिरर। ये जो लाइट आती है
जो लाइट आ रही है उसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट। वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रेस। यानी आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण। ये आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, ये नॉर्मल अविलंब है। इसको हिंदी में कहेंगे ये क्या है, अविलंब है। ठीक है, ये भी अविलंब है। ये आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, और ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्केव कहते हैं, हिंदी में हाँ ये क्या है, उत्तल, और ये क्या है, अवतल, धसा हुआ। ठीक है, अगर याद ना रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, धसा हुआ है तो ये हो गया। ठीक, अब ये तीनों सरफेस से हमने दिखा दिया किस तरीके से ये परावर्तन होगा। ये अक्सर कंपटीशन पूछ लिया जाता था, क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। तो कंपटीशन से आपको अगर मतलब है तो ठीक है, नहीं मतलब है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर आगे बताएं क्या करना। लिख लिया होगा आपने। और अब आते हैं परावर्तन के नियम। क्या भैया, हर काम होता है तो एक नियम से होता है, तो इन परावर्तन के भी अपने एक नियम हैं। क्या नियम है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भाई? ये कहते हैं कि देखो, ये जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच जो एंगल बनता है, यानी आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। ठीक, और ये जो अविलंब और परावर्तित के बीच जो कोण बनना है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया ये, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक, या रिफ्लेक्टिव एंगल। अब इन्होंने ये कहा, लॉ देखो क्या है, लॉ ये कहता है, देखो लॉ ये कहता है कि अगर लाइट मान लो ऐसे आ रही है तो वो ऐसे जाएगी, ऐसे, इस तरीके से। लाइट इधर से आ रही है तो इधर से जाएगी, या इधर से आ रही है तो इधर से जाएगी। ठीक है, अगर ये चीज घूमी तो ये घूम जाएगी, इधर घूमी तो इधर घूमी। मतलब क्या हुआ इनका, कि ये दोनों सेम प्लेन में होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए। एक ये दोनों ही नहीं, इस पे नॉर्मल है वो भी, यानी ये नॉर्मल ये एक सीध में होना चाहिए। यहां से होकर के प्लेन ड्रॉ कर सके, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड ये है। ठीक, बोर्ड पे क्या हो रहा है कि लाइट जो इंसिडेंट लाइट है वो आके पड़ रही है। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट आई और इधर से रिफ्लेक्टेड लाइट चली गई। इंसिडेंट लाइट आई, रिफ्लेक्टेड लाइट चली गई नॉर्मल। ये 1 2 3 ये तीनों एक ही तल में है। रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों कैसे हैं, एक ही तल में है। ठीक, दूसरा लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। यानी कि कौन कौन से, आई और आर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आई मतलब आपतन कोण और आर मतलब परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये लॉ हो गया। ठीक है, तो दूसरा हुआ। पहला क्या हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टिव रेस एंड नॉर्मल और इंसिडेंट पॉइंट आर लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, तो ये दो हो गए, तो आप लिख लीजिए दोनों। तो ये दोनों आपके दोनों नियम हो गए। क्या बताया था हमने कहा था ये मान डायग्राम है, इंसिडेंट लाइट रेस और रिफ्लेक्टिव लाइट रेस और नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला पॉइंट वही हो गया। ठीक, अब दूसरे की हम बात करते हैं। दूसरे में हमने कहा था आई इक्वल टू आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होंगे। आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दो लॉ के हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है,
लेकिन देखिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा पढ़ाने की, तो आप लोग भी थोड़ा कोशिश करिए, शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, हमारा थोड़ा हौसला बढ़े, है नहीं। वैसे रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है आप लोगों का, जितने भी लोग देखते हैं मोस्टली ज्यादातर लोग लगभग 90% लोग जो है इसको लाइक कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए। अगली हेडिंग आपकी जो आती है, अगली हेडिंग है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? नहीं, सबसे बड़ी मतलब ये गोलीय स्फेरिकल क्यों कहा गया? स्फेरिकल मतलब जो स्फीयर जैसा एक ये स्फीयर बनाएगा, या कह सकते हो कि स्फीयर का ये पार्ट है, ये भी कह सकते हैं आप। कैसे? जैसे मान लो हमने एक ग्लास का ये स्फीयर ले लिया, एक ग्लास का स्फीयर है, और इसको इतने को आपने कट कर लिया इधर, ठीक, इस तरह, और इतने को कट कर लिया इस तरह। आपने जो इधर काटा ये ऐसा आएगा, ठीक, और इधर से ये ऐसा आएगा, और हमने इधर क्या किया? पॉलिश कर दी अंदर, ये पॉलिश कर दी। तो जब हम एक तरफ पॉलिश करते हैं तो दूसरी तरफ हो जाता है परावर्तक तल, रिफ्लेक्टेड प्लेन हो गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस ये वाली हो गई, ठीक। तो ये भी ये अब अगर मान लो इधर से ये पॉलिश मान लो यहां ना करके इस पे अगर पॉलिश इस साइड पे कर देते हैं तो परावर्तक तल ये होता, तो रिफ्लेक्टेड जो प्लेन होता सरफेस होती वो ये होती, ये सरफेस लगती, ठीक। ये हमारा देखो ये उभरा हुआ है, जिससे ये वापस करेगा, रिटर्न करेगा, वो कैसा उभरा हुआ? उभरा हुआ कहते हैं कॉन्वेक्स। तो ये हो गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये कॉनकेव, के मतलब देखो वेक्स का, वेक्स जो लगता है वर्टेक्स ये सब चीजों के लिए, वेक्स का मतलब ही होता है उभार, और केव मतलब होता है गुफा। तो कॉनवेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स को हिंदी में कहते हैं उत्तल, और ये अवतल, अवतल धसा हुआ तल, उत्तल उभरा हुआ तल। कौन जो लगता है कौन, कौन का मतलब ही होता है तल, तो कॉन्वेक्स यानी उभरा हुआ, ठीक। ये कॉनकेव धसा हुआ गुफा जैसा। तो दो तरीके के हमारे पास ये हो गए। एक हम पढ़ चुके हैं, कौन सा? ये वाला। ये कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? प्लेन मिरर। हिंदी में क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जी हां, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लौट के आ जाएं स्फेरिकल मिरर पे। इस स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। जो स्फेरिकल मिरर हैं, स्फेरिकल जो मिरर हैं आर ऑफ टू टाइप्स। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। वो गोलीय दर्पण कौन से दो तरह के होते हैं? एक तो ये है और एक ये है। ये दो तरह के गोलीय दर्पण हो गए, ठीक है। अब इसमें आपसे ये नहीं पूछता है कि दो तरह के गोलीय दर्पण होते हैं, कितने तरह के होते हैं। क्वेश्चन यहां से नहीं बनता। क्वेश्चन अब आया जो बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। पहली बात तो ये पूछ लेते हैं कि इसकी जो वक्रता केंद्र है वो क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये होता है, ठीक। यानी इंग्लिश में कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा पूछते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा पूछते हैं फोकल लेंथ क्या होती है, यानी फोकस दूरी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीन तरीके से। तो पहले हम बात आ जाए वक्रता केंद्र पर। ये जिस गोले से कट किया गया है, जिस स्फीयर से कट किया गया है, उसके सेंटर को आप कह देते हो वक्रता केंद्र। यानी इसका ये कट किया गया तो ये गोला लगभग ये आया, तो इसका क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। तो कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले से कट किया जाता है, काटा जाता है, उसके सेंटर को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक।
और इसका जो मिड पॉइंट है उसको कहते हैं पोल, ध्रुव। इसको क्या कहेंगे? पोल, यानी कि ध्रुव। पोल से यहां तक की डिस्टेंस को, पोल से वक्रता केंद्र की, ये क्या हो गई? वक्रता केंद्र हो गई। ये क्या है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। अब आपसे जो और पूछ जाता है, यानी वक्रता, ये क्या हो गया? यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। आप ये भी कह सकते हो जिस गोले से कट किया गया, जिस गोले से गोली दर्पण काटा गया, उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या पोल और वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आती है फोकल लेंथ। देखो ऐसे इसका भी हो जाएगा, इसके भी ऐसे होगा, ऐसा ही होगा सेम। यहां पर पोल हो जाएगा ये ध्रुव, और इसका ये जो हो गया वही हो गया वक्रता केंद्र सी। ठीक, यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या, ये हो गई। सेम वैसे होगा। अगला क्वेश्चन होता है फोकल लेंथ। इस तरह के डायग्राम आप बनाएंगे, उसके बाद देखो फोकल लेंथ क्या होगा। ये जो मिलाने वाली लाइन खींचते हुए, ये वाली जो पोल और वक्रता केंद्र से होकर की जो लाइन खींच जाती है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आ रही हैं। ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज आ रही हैं। क्या होगा? ये भाई यहां से जो लाइन मिलाओगे, ये इस पे नॉर्मल हो जाएगी। ये भी नॉर्मल, ये चीज क्या है? इस पे नॉर्मल है। इस पे क्या है? नॉर्मल। ठीक, अब ये जितने एंगल पे आ रहे उतने एंगल पे वापस जाएगी। ऐसे ये एंगल एक सेम होगा। सीधी नहीं जा रही है, थोड़ी तिरछी है, ये वापस लौटेगी। ये वापस लौटी। अब इसको पीछे बढ़ाओ, ये इसको भी पीछे बढ़ाएं, ये ऐसे, इसको पीछे बढ़ाया, ये ऐसे। ये क्या हो गया? एफ हो गया। ठीक, इसके लिए बात करें तो ये रेज पैरेलल आ रही, ये रेज पैरेलल आ रही। अब इसमें ये वाली जो हो गई इसकी, ये क्या हो गई? ये मुख्य अक्ष हो गई है। सी और पी, सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ये दोनों रेज आ रहे हैं, अब ये टकरा करके ऐसे और ऐसे हो गए। ये पॉइंट क्या हो गया? इसको कहेंगे एफ। एफ क्या हो गया? ये एफ हो गया। तो फोकस समझ गया क्या होता है? फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये ऐसा लग रहा है जैसे यहां से निकल रही,
निकलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, निकल नहीं रही है, आप इधर से रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से निकल रही है, तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ऐसे इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये तो मिल ही जा रही हकीकत मिलती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन किसका है, अवतल दर्पण का। तो ये दोनों की डेफिनेशन हो गई और ये आप लिख लीजिए, समझ गए होंगे, ठीक, लिख लीजिए। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर which all rays parallel to the principal axis pass through after reflection or appear to coming from after reflection is known as principal axis. The distance between the principal axis and pole is known as क्या जी, focal length। ठीक, ये पोल और प्रिंसिपल एक्सिस लोग क्या कहते हैं, फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और जो मुख्य फोकस है उसके बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से दिखाते हैं। अब देखो, अब आ जाता है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन से पता चल जाएगा कि किसका माइनस है, किसका प्लस। जिस साइन कन्वेंशन क्या होता है वही बता दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे, मान लो ये आपने बना लिया, ये साइन कन्वेंशन की हेडिंग डालेंगे तब आप लिखिए, ठीक, ये हेडिंग हमने डाल है, आप डाल लीजिएगा। तो देखो, लाइट रेज इधर चलती है ऐसे, लाइट रेज के अपोजिट जितनी भी डिस्टेंस लेते हैं सब माइनस में होंगे, और लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस नापते हैं तो पॉजिटिव होंगे। अब ये मान लो इधर एफ है, ये तो यहां से ये एफ है और यहां से इधर नाप रहे, ऐसे आ रहे, इधर आ रहे, इधर आ रहे, इस तरफ आ रहे, इस तरफ आ रहे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो इधर वाली दूरी जितनी भी होती है वो सब नेगेटिव में होती है, और इधर वाली डिस्टेंस जितनी भी होती है सब पॉजिटिव में होती है। अब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखी है, ऊपर रखी है तो वो पॉजिटिव में होगी, ठीक, और इधर नीचे है तो वो कैसी हो जाएगी, मान लो कोई ऐसे है तो कैसा हो गया, नेगेटिव में, ठीक है। डिस्टेंस अगर इधर नापते हो तो पॉजिटिव में, इधर नापते हो तो नेगेटिव में, और ऊपर नापते हैं तो पॉजिटिव में, नीचे नापते हो तो नेगेटिव में। साइन कन्वेंशन गया। अब इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, ये इधर है, कैसी होगी, पॉजिटिव में होगी। एफ कैसा होगा, इसका पॉजिटिव होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और अवतल की कैसी हो जाएगी, कॉन्वेक्स नेगेटिव हो जाएगी, ये इधर आएगा, ठीक, ये नेगेटिव हो गया, तो ये फोकस दूरी धनात्मक पॉजिटिव हो गई, ठीक। इतना आप देख लीजिए सही से, डेफिनेशन लिख ली है, लिखी, लिख ली, वेरी गुड, अच्छा काम। अब हमारा आता है टॉपिक, क्या चीज, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं पहले। इस अवतल की जगह हम उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं। ये लाइट जो है, लाइट रे आ रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और कहां से होके जाएगी तो आप जानते हो, ये इस पॉइंट से होकर के ये मान लो जा रही है, ठीक है। अब इसमें समझना क्या है आपको, देखिए ये लाइट तो आ रही थी, ये जा रही है, फिर इसको इससे मिला दिया, तो ये जो यहां से यहां तक लाइन खींची, क्या हुआ, ये नॉर्मल हुआ ना, नॉर्मल हुआ। ये एंगल हुआ मान लो आई, ये एंगल आपका आई, तो ये एंगल भी कितना होगा, आई तो होगा। तो ये दोनों रेस कैसी है, पैरेलल, और ये इनको दोनों कट कर रही है, तो जितना एंगल ये उतना एंगल ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये एंगल जो है वो है आर, और एक चीज होती है आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक। अब इसको देख लें, निकालें।
अब इसमें देखिए ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, ये दोनों बराबर होंगे, ये भी आई होगा, ये भी आई, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है, आर परावर्तन के नियम से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पहले हम देख लें ट्रायंगल, पहले हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला देखो एंगल एंड सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई है इक्वल टू मान ले ये थीटा, ठीक है, ये भी हम कितना मान लें, थीटा मान ले, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, सब थीटा मान लिए, थीटा हो गया, ठीक। अब देखिए एंगल ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी यहां पर हम कह सकते हैं एंगल एम एफ डी इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस आर इक्वल टू थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अब देखें इस ट्रायंगल के लिए हम क्या ले लें, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एंगल इसके लिए परपेंडिकुलर ये हुआ एम डी, और इस एंगल है ना, इसके लिए बेस यहां से यहां तक हुआ सी डी, और tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा कहां, ये है, ये हुआ 2 थीटा, इन दोनों सम के इक्वल हुआ, 2 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, एम डी अपॉन एफ डी, ठीक। अब ये जो इसका अपर्चर है बहुत छोटा है, तो एंगल बहुत छोटा होगा, अगर मान लें थीटा जो है बहुत छोटा है, कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है तब, तो आप कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी, और 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी, ठीक। अब इन दोनों से क्या आ रहा है, ये इसका 2 टाइम्स है, यानी इसलिए रख सकते हो 2 एम डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी। क्या प्रूफ हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा, 2 एफ डी इज इक्वल टू आया सी डी, 2 एफ डी इज इक्वल टू कितना आ गया, सी डी, ठीक, कितना आ गया, सी डी इज इक्वल टू सी और डी, तो सीपी लिख सकते हैं, सीपी लिख दिया, सीपी इक्वल टू क्या हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप आर कहते हो, यही तो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक की डिस्टेंस को आर कहते हैं, आर रख दिया। दूसरा है एफ डी, यानी एफ पी कह सकते हो, तो क्या हो जाएगा, एफ आ गया, इन दोनों को उठा के यहां रख दो, इस वाली इक्वेशन क्या आ जाएगा, सी डी आर इज इक्वल टू 2f, या कह सकते हो f इज इक्वल टू आर बाई 2, ये रिलेशन आ गया। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, डायरेक्ट लिखने के लिए आ जाता है, दूसरा ये डेरिवेशन आ जाता है, और तीसरा इस पर न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल भी आता है, इसलिए इसकी तैयारी करिए, ठीक है, न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा इसको, ठीक।